हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहता है कि जब भी हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारी नेशनल इनकम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चेंज ही आएगा। तो इससे पहले जो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर या फिर टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, उन सबके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ऑल्सो नोन एज एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर ऑपरेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑफ केन्स। ये केन्स के जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसी के तरीके से डील करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल बी रेज्ड बाय अ यूनिट इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स पे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज होता है उसको हम डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में। एज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, देर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ऑल पर्सन्स एसोसिएटेड विद एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो जो एक्सपोर्ट्स कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, उनके मालिक, उनके जो जॉब करने वाले हैं वगैरह वगैरह, सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। दीज इन टर्न क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स। जब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी वो डिमांड करेंगे ज़्यादा गुड्स की। बट दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो कितनी डिमांड बढ़ाएंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, कि अपनी तनख्वाह का कितना % सेव करते हैं और कितना तनख्वाह के बढ़ने से बाहर से इंपोर्ट्स करवाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द स्मॉलर दीज टू मार्जिनल प्रोपेंसिटीज़, मतलब जितना MPS कम होगा और जितना MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट भी कम होगा, उतना ही लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। क्योंकि बाहर से कम मंगाएंगे तो विद इन द कंट्री खर्चा करेंगे और जितना सेव कम करेंगे उतना ही खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी में काफ़ी पॉजिटिव असर रहेगा इसका और इससे इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक की अजम्पशंस क्या है? द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो सबसे पहला, देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। हम ये मान के चल रहे हैं कि डोमेस्टिक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। देर इज़ डायरेक्ट लिंक बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री इन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में डायरेक्ट लिंक है। द कंट्री इज़ स्मॉल एंड नो फॉरेन रिपरकर्शंस इफेक्ट्स। तो सिंपल वर्ड्स में कंट्री स्मॉल है जिसका कोई फॉरेन रिपरकर्शन नहीं है। एग्जांपल के तौर पे किसी और कंट्री ने किसी और कंट्री पे हमला कर दिया तो उसका हमारे ऊपर इतना असर नहीं हो रहा। रियलिस्टिक तौर पे देखा जाए तो ऐसा तो नहीं होता। अगर यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया, जो क्रूड ऑयल है उसके रेट बढ़ गए, तो हर एक कंट्री पे असर तो हुआ। पर फिर भी इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एजम्पशन ले रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑन अ फिक्स एक्सचेंज रेट। हम ये मान के चले कि एक्सचेंज रेट फिक्स रहती है। द मल्टीप्लायर इज़ बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट टाइम लैग्स। जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है उसमें टाइम लैग नहीं होगा, इंस्टेंट होगा जो भी होगा। देर इज़ नो एक्सेलेटर। एक्सेलेटर का हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, बात कर रहे हैं। देर आर नो टैरिफ बैरियर्स एंड एक्सचेंज कंट्रोल्स। जिस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री पे कोई टैरिफ बैरियर भी नहीं है। ठीक है, और हमारे ऊपर कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लग रहा जब हमारा माल बाहर बिक रहा है, और कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स भी नहीं है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट रहेगा एंड द एनालिसिस एप्लीकेबल ओनली ऑन 2 कंट्रीज। सिर्फ 2 कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो अब किस हिसाब से पेपर में लिखना है वो मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से नोट कर लेना इसको। वर्किंग ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इसमें हम लिखेंगे सपोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्रीज। हम ये मानते हैं किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ गए। टू बिगिन विद द एक्सपोर्टर्स विल सेल देयर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज़ एंड रिसीव मोर इनकम। तो जब ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे तो एक्सपोर्टर को ज़्यादा इनकम बनेगी। इन ऑर्डर टू मीट द फॉरेन डिमांड को मीट करने के लिए दे विल एंगेज मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मोर। अगर फॉरेन डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए वो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे ताकि वो और ज़्यादा बना सकें। दिस विल रेज द इनकम ऑफ द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं उनकी और तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड द नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो जितना मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उतना ही हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPM। MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आप इनकम के चेंज करने से कितना सेविंग्स में चेंज करते हो, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का मतलब है कि आप अपनी इनकम के चेंज होने से कितना इम्पोर्ट्स बढ़ाते हो बाहर से।
there being an inverse relationship between two propensities and the export multiplier. ये जो दो propensities हैं MPS and MPM, इनकी और export multiplier का नेगेटिव रिलेशन है. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर कहता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से जितना हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी, और भाई अगर हम बाहर से इंपोर्ट करवा लेंगे एमपीएम के अंडर तो हमारा पैसा तो बाहर चला गया, तो नेशनल इनकम उतनी नहीं बढ़ पाएगी. और एमपीएस अगर सेविंग ज़्यादा कर लेंगे तो पैसा इकोनॉमी में आएगा ही नहीं, वो भी चक्कर है. ठीक है, तो इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है. द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैन बी ड्राइव्ड algebraically as follows. The national income identity in an open economy is y is equals to c plus I plus x minus m. हम यहाँ g नहीं ले रहे. ठीक है, ओपन इकोनॉमी मॉडल डिस्कस कर रहे हैं. वेयर y इज़ द नेशनल इनकम, c इज़ द नेशनल कंजम्पशन, i इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट, और x एक्सपोर्ट हो गए और m यहाँ पे इम्पोर्ट्स हो गए. ठीक है, द अबव इक्वेशन कैन बी सॉल्व एज, अगर मैं यहाँ c को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो y माइनस c हो गया, इनकम माइनस कंजम्पशन, और यहाँ पे रह गया हमारा i मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. अब ये जो इनकम माइनस कंजम्पशन है इसको तो हम सेविंग कहते हैं. तो सेविंग की इक्वेशन किसके बराबर हो गई? जो सेविंग इज़ इनकम माइनस कंजम्पशन, इट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. अगर मैं ये जो इम्पोर्ट यहाँ पे माइनस की वैल्यू है ये दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी. तो सेविंग्स प्लस इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. दस at equilibrium level of income, the sum of the savings and imports, that is S plus M, must equal to the sum of investment plus export. तो जब भी equilibrium होगा तो S plus M should be equal to I plus X. ठीक है, investment plus exports. In an open economy, the investment कंपोनेंट आई इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर इकॉनमी ओपन है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है. एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी जिसको आई से कहा गया है, और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी जिसको IF से डिनोट किया गया है. तो बिकॉज सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो जो इन्वेस्टमेंट है ओपन इकोनॉमी में वो दो टाइप की होती है. एक तो ID डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसको इक्वेशन 1 दे दी. फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको IF कहा जाता है इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो ये वाली इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन 2 ले लिया. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू डालो. ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है, तो अब अगर ये जो इंपोर्ट है माइनस में, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा. तो सिंपल वर्ड्स में ये हमें बताता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है प्लस एक्सपोर्ट, इट इज़ इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस इंपोर्ट्स. समझ की बात? विच इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द नेशनल इनकम इन ओपन इकोनॉमी. तो ओपन इकोनॉमी में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है. द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कोफिशिएंट जो KF है इज़ इक्वल टू, KF इज चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स के चेंज होने से, बढ़ने से इनकम या नेशनल इनकम कितने गुना बढ़ जाती है. ठीक है, एंड डेल्टा एक्स जो है चेंज इन एक्सपोर्ट्स, वो किसके बराबर होगा? अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस इंपोर्ट, तो ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या होगा? डेल्टा एक्स होगा चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इंपोर्ट्स. बिकॉज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है हम यहाँ पे अभी ज़ीरो मान के चल रहे हैं कि बिकॉज अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है तो जो भी एक्सपोर्ट्स में चेंज आए हैं वो चेंज इन सेविंग्स हो जाएंगे और चेंज इन प्लस चेंज इन इंपोर्ट्स हो जाएंगे. अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय चेंज इन इनकम, अब दोनों साइड्स को चेंज इन इनकम से डिवाइड करो तो इसके नीचे भी चेंज इन इनकम आ गया, और ये जो पूरी की पूरी ये वाली साइड है इसके नीचे भी चेंज इन इनकम आ गया. ठीक है, अब एक और बात, इन इक्वेशंस को इन्वर्स कर दो. इस इक्वेशन को इन्वर्स क्या होता है? उल्टा कर दो. तो ये जो नीचे चेंज इन इनकम है ये ऊपर आ गया, और जो चेंज इन एक्सपोर्ट है वो नीचे आ गया. अब ये जो नीचे वाला था ये ऊपर चला गया, और ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया. तो टेकिंग इन्वर्स ऑफ बोथ साइड्स हमने कर लिया. तो ये वाली जो इक्वेशन है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स, ये क्या होता है? ये तो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, विच इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग्स प्लस चेंज इन इंपोर्ट्स. ठीक है, तो ये जो है ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग प्लस चेंज इन इंपोर्ट्स. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय चेंज इन इनकम. अगर मैं ये जो न्यूमरेटर है इसको भी चेंज इन इनकम से डिवाइड करूं तो ये तो 1 आ गया. अब डिनोमिनेटर जो है इनको भी चेंज इन इनकम से डिवाइड कर लिया मैंने. ठीक है, तो अब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहता है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज MPS, और चेंज इन
इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज MPM, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो ये जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है इसका इन दोनों से नेगेटिव रिलेशन है, जितनी इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा होगी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज MPS की वैल्यू 0.3 है और MPM की वैल्यू 0.2 है एंड द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं 1000 करोड़ से। तो इसका फार्मूला वही डेल्टा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स, तो 1/1 MPS प्लस MPM। तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 1000 से चेंज हुए, तो यहाँ पे 1000 लिखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला जाएगा, तो ये 1000 करोड़ हो गए डिवाइडेड बाय ये 1/0.3 प्लस 0.2, मतलब 1000 को डिवाइड कर दो 0.5 से, तो ये जो हमारा चेंज इन इनकम आ रहा है वो 2000 करोड़ आ रहा है। ठीक है, बट दूसरी तरफ अगर हम इनकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो इनकम में चेंज जो आएगा वो कम आएगा। तो इस टाइप के छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं। इट शोज दैट एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय ₹1000 crore has raised the national income through the foreign trade multiplier by 2000 crore given the value of MPS and MPM। अगर इनकी वैल्यू गिवन है तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू जो इनकम है वो हमारी 2000 करोड़ से बढ़ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली हमें जो है इन दोनों की वैल्यू डालेंगे तो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आ जाएगा, दैट इज़ 1/0.3 प्लस 0.2। इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मतलब डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। S और ये जो ब्रैकेट में Y लिखा हुआ है ये सेविंग फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ सेविंग फंक्शन एंड S प्लस M और ब्रैकेट के बाहर जो Y लिखा हुआ है वो सेविंग प्लस इम्पोर्ट फंक्शन, ये वाला सेविंग प्लस इम्पोर्ट फंक्शन है। ठीक है, ID रिप्रेजेंट्स, ये जो ID है ये रिप्रेजेंट करती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एंड ID प्लस X ये क्या हो जाता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स होगी। तो ये जो सेविंग एंड इंपोर्ट फंक्शन है एंड जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट फंक्शन है डिटर्मिन्स द इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे दोनों कर्व्स, ये जो है एक्सपोर्ट वाली और ये जो इंपोर्ट वाली और सेविंग वाली कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं ई पॉइंट पे, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो जाता है। तो OY जो है हमारा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल पे है, एंड ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वेयर सेविंग इक्वल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है इस पॉइंट पे, तो हमारी नेशनल इनकम OY डिटरमिन होती है। ठीक है, अब इफ़ देयर इज़ अ शिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है प्लस एक्सपोर्ट फंक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, मान लो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो यहाँ पे पहुँच गया ना, ये वाली कर्व पुरानी कर्व शिफ्ट होकर ऊपर आ गई, तो ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स की जो कर्व है ये शिफ्ट होकर ऊपर आ गई अगर हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम विल इंक्रीज। पहले नेशनल इनकम कितनी थी OY, अब नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी OY1 एज शोन इन द फिगर। दिस इंक्रीज इन इनकम इज ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से, जो कि है चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर KF मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के चेंज होने की वजह से द एक्सपोर्ट्स विल एक्सीड इंपोर्ट्स बाय SD। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से SD अमाउंट में बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट कितने बड़े इतने, मगर इंपोर्ट कितना बड़ा इतना, तो इंपोर्ट कम बड़ा एक्सपोर्ट ज़्यादा बड़ा, इस वजह से इनकम भी बढ़ गई। ठीक है, इनकम मतलब नेशनल इनकम। द अमाउंट बाय विच सेविंग विल एक्सीड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो यही जो है हम देखें तो ये वाली जो है सेविंग्स बढ़ गई हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो गई है अगर इसी अमाउंट से हम देखें तो। द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी OY1। अब हमारी जो नई इनकम है वो OY1 हो गई है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गए, इंपोर्ट कम बढ़ गए, तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेंगे तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। इट इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर दूसरी तरफ देखें, इफ़ देर इज़ अ फॉल इन एक्सपोर्ट्स कम हो गए, द एक्सपोर्ट फंक्शन विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू ID प्लस ये जो है ID प्लस X, इससे शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा ID प्लस X1। ठीक है, तो यहाँ मैं ID प्लस X1 कर देता हूँ, रुको 2 मिनट, ID प्लस X1। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया है। ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर, तो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया। तो पहले इनकम होती थी OY, अब OY1 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले से हमारी नेशनल इनकम गिर गई। ठीक है, इन दिस केस
imports would exceed domestic investment, imports would exceed and domestic investment would exceed the savings. तो सिंपल वर्ड्स में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और सेविंग्स कम है, बट इस लेवल पे अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट्स है वो कम रह गए हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गए, इसी वजह से ये कर्व नीचे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो अब इस छोटे लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये जो DES है ये इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और जो सेविंग्स है वो है SY1। तो सेविंग्स, डोमेस्टिक सेविंग्स कम है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम OY टू OY1, पहले ये था अब पहले से कम हो गया। दिस इज़ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का रिवर्स सेक्शन है। ठीक है, कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट गिर जाएंगे तो नेशनल इनकम गिर जाएगी। अब डिस्कस करते हैं कि क्रिटिसिज्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खामियां हैं इस टॉपिक में, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। सबसे पहला, एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द एनालिसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द assumption that exports and investments, that is both domestic and foreign, are independent ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है कि ये एज्यूम कर रही है कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, बट असल ज़िंदगी में देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो होता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होता, इनका आपस में नेशनल इनकम के चेंजेस होने से इनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट सो। अ राइज इन एक्सपोर्ट डज नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी सर्टेन इम्पोर्ट्स ऑफ से कैपिटल गुड्स हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। और ये नहीं है ज़रूरी कि भाई हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम हमेशा कम हो जाएगी। अगर हम बाहर से कोई कैपिटल गुड, मशीनरी वगैरह मंगा रहे हैं तो उससे हमारी इनकम बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो ये जो बताया हुआ है कि एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी से जो नेशनल इनकम के बढ़ने से ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है लैगलेस एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज एज्यूम टू बी एन इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट होगा, जो भी इंस्टेंटेनियस इसका जो प्रोसेस होगा और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो एकदम से आ जाएंगे। दस इट इन्वॉल्व्स नो लैग्स एंड इज़ अनरियलिस्टिक। जो इंस्टेंट जो इसका प्रोसेस होगा वो होगा और एकदम से चेंजेस आ जाएंगे, मगर असल ज़िंदगी में तो जो भी टाइम लैग्स आ जाते हैं ना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो इनकम थोड़ी देर बाद बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हो फिर बाहर से पैसे आते हैं, फिर उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट को टाइम लगता है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस जो होगा प्रोसेस वो होगा, जो कि अनरियलिस्टिक सी बात है। तो इसमें टाइम पीरियड की कोई बात ही नहीं की, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट not realistic, very important. This analysis is based on the assumption of a fully employed economy, कि ये assumption थी कि भाई full employment होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है कभी भी। But there is less than full employment in every country, हर एक country में full employment तो हो ही नहीं सकती। Thus the foreign trade multiplier does not find clear expression of an economy with less than full employment। तो ऐसी इकोनॉमी पे ये कहाँ लागू होगा जहाँ पे full employment से कम है। नॉट एप्लीकेबल टू मोर देन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज से ज़्यादा पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजम्पशन ले रहा है कि सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ हैं। द होल एनालिसिस इज एप्लीकेबल टू अ 2 कंट्री मॉडल। इफ़ देयर आर मोर देन 2 कंट्रीज इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। तो इसको इंटरप्रेट करना 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये मॉडल सिर्फ 2 कंट्रीज़ के लिए ही है। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। The foreign trade multiplier assumes that there are no tariff barriers and exchange controls। तो ये मान के चलता है कि दोनों कंट्रीज़ में आपस में कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टैरिफ बैरियर्स नहीं है, समझ की बात। बट इन रियलिटी सच ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट विच रिस्ट्रिक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इसकी अगर असल ज़िंदगी में देखें तो हर एक कंट्री में आपस में फ्री ट्रेड तो होता नहीं है, कोई यूरोपियन यूनियन की मेंबर तो है नहीं हर एक कंट्री, ठीक है। तो आपस में जो ट्रेड होता है उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, तो उस केस में ये थ्योरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स। तो फिजिकल मॉनिटरी मेजर्स की तो बात ही नहीं की पूरी की पूरी थ्योरी में। दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumption दैट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। ये मान के चलते कि सरकारी खर्चा कांस्टेंट रहेगा, बट गवर्नमेंट्स ऑलवेज इंटरफेयर थ्रू मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ विच अफेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड नेशनल इनकम। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू हमेशा मार्केट में इंटरवीन तो करता रहता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेशनल इनकम ऊपर नीचे होते रहते हैं। डिस्पाइट दीज शॉर्टकमिंग्स, द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी मेजर्स। तो इन सारी खामियों
के होने के बावजूद भी जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को इग्नोर नहीं कर सकते जब भी वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।